गुड मॉर्निंग गाइस। क्या मेरी आवाज आ रही है? जरा मैं चेक कर लूं। एक मिनट। हाँ, अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर। हेलो। हेलो। यस, आ रही है आवाज। ओके, आई नो इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:15 बज रहे। बट जैसे अभी चांस मिल गया तो मैं सोचा एक लाइव सेशन ले लेता हूँ। आई नो अभी आप मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स देख ही नहीं पाएंगे, बट ये वैसे भी आगे जाके पोस्ट हो ही जाता है ना। एंड उसके बाद हम डेफिनेटली मतलब आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं उस बारे में। आप में से अगर कोई लाइव आ जाता है तो कमेंट कर देना, आई रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स। बिकॉज मैंने फ़ोन भी रखा है हाथ में, तो फ़ोन पे मुझे मेरे को कमेंट्स मिलते रहेंगे, है ना। हमेशा कैसे सामने वहाँ पर ना एक स्क्रीन रखा हुआ है, पीसी है वहाँ पर जहाँ से मैं लाइव जाता हूँ। तो वो वाली चीज़ से ही मुझे दिखता है, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ता है ना, इसलिए मैं बहुत बार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ कमेंट्स पे। ठीक है। तो जैसे आपने थंबनेल भी देखा था, जैसे आपने अभी ये भी मेरे पीछे भी देखा हुआ है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन शॉट वीडियो ऑन क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ केमिस्ट्री नेम्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये रिवीजन सेशन है, वन शॉट है। इसमें मैं जो हूँ आप लोगों को काफी सारी चीजें, काफी केमिकल रिएक्शंस वगैरह के बारे में बात करूंगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये हमारा पहला सेशन है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है अच्छे हैं। और अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं हैं तो यही चैनल पे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक सेशंस हैं। ये नहीं तो रजत थानेस एकेडमी पे भी है, नहीं तो दूसरे वाला मेरा चैनल जो हमारा चैनल जो है रेस्क्यू रेडी स्किल्स, उस पे भी है। तो प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स जो अच्छे से देख लीजिए। हैलोजन डेरिवेटिव्स नाम का चैप्टर ऑलरेडी 12-15 सेशंस में मैंने क्लियर किया हुआ है रेस्क्यू रेडी स्किल्स पे। तो आई होप यहाँ अगर आपको बेसिक्स में दिक्कत है तो उसके हार्डली एक आधे दो सेशंस देख लेना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप ये सेशन कभी भी रिपीट रिविजिट कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मेंशन किया और अभी भी मेंशन करता हूँ वापस कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा हमसे कि सर अगर यही जो आप ले रहे हो सेशन, अगर उतना ही अगर मैं प्रिपेयर करके जाता हूँ तो क्या एग्जाम के लिए काफी है? तो मैं कहूँगा हाँ काफी है, बट इसके साथ आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपको टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स निकाल के क्वेश्चन आंसर्स तो आपको सॉरी मच्छर है, सॉल्व करने ही होंगे। ठीक है। सिर्फ ये सेशन अटेंड करके आप पूरा नहीं लिख पाओगे, मतलब आप स्कोरिंग नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ लिख पाओगे बट पूरा नहीं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करिए। मैं सोच रहा हूँ कि आगे ये सेशंस एक बार खत्म हो जाते हैं तो वी विल ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वो भी करेंगे। और साथ ही हम क्रैश कोर्स भी शुरू करें हमारे रेस्क्यू रेडी स्किल्स पे। तो उसके लिए हमने एक ऐप भी बनाया हुआ है, उसमें नोट्स टेस्ट सब कुछ रहने वाला है। तो जैसे आपको चांस मिले रेस्क्यू रेडी स्किल्स के इस पर जाइए जरूर, ऐप पे जाइए जरूर, यही नाम है रेस्क्यू रेडी स्किल्स नाम का। ठीक है, और आपने मेरा चैनल देखा है रेस्क्यू रेडी स्किल्स, तो उसका जो लोगो है वही लोगो है ऐप का। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, इन इन शॉर्ट, शॉर्ट से भी बेटर बोलो, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट बट इन अ क्विक वर्जन। ठीक है। अब एक ध्यान में रखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास कितने चैप्टर्स है। एक हैलोजन डेरिवेटिव्स है, एक अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स है, फिर तीसरा जो है अल्डिहाइड कीटोन्स है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो एक बायोमोलिक्यूल छोड़ दोगे तो बाकी के जो चार चैप्टर्स मैंने बताए वो चारों जो है पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट जो है उसका इंट्रोडक्शन है, उसमें नॉमेनक्लेचर आता है, उसका नेमिंग आता है, उसका स्ट्रक्चर आता है। सेकेंड पार्ट जो है प्रिपरेशन मेथड्स पे आता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड जिसके बारे में बात करेंगे उसको प्रोड्यूस करने की। जैसे इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स को प्रोड्यूस करने वाले जो रिएक्शंस हो गए उसके बारे में डिस्कशन होगा। तीसरा जो पार्ट होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का होता है, जिसके ऊपर बेसिकली 1-2 मार्क क्वेश्चन आते हैं, या एक बहुत बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा क्लू फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आता है। और चौथा जो पार्ट है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें यही कंपाउंड जो हमने पहले प्रिपेयर किया था वो रिएक्टेंट साइड पे रहता है ताकि वो आगे जाके प्रोडक्ट बना पाए।
एंड फिफ्थ पार्ट जो होता है वो होता है यूजेस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस जो है आप तो आराम से पढ़ के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए मेरा ज्यादा फोकस प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही होगा, अलोंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट, बेसिक्स वाला पार्ट। ठीक है, चलो शुरू करते बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हैलोजन डेरिवेटिव्स बिफोर गोइंग टू दिस स्लाइड। बहुत खिचड़ी दिख रही है ना यहाँ पर, थोड़ा सा हम आपके बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चीजों के बारे में। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन किया है हैलोजन। हैलोजन, हैलो मतलब होता है सॉल्ट, जेन मतलब जनरेटिंग। तो सॉल्ट जनरेटिंग जो स्पीसीज होती हैं उन्हीं को हैलोजेंस बोलते हैं, यूजुअली इंडिकेटेड बाय द सिंबल एक्स। और ये इक्विवेलेंट होते हैं टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें से फ्लोरीन के मैक्सिमम रिएक्शंस हमको दिए नहीं जाते, बिकॉज यूजुअली फ्लोरीन के जो रिएक्शंस है हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट है वो एक्सप्लोसिव वगैरह में भी यूज होते हैं, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो चुका है। क्लोरीन और ब्रोमीन के मैक्सिमम रिएक्शंस होते हैं, आयोडीन के जो है थोड़े से कम रिएक्शंस होते हैं। आयोडीन डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं बनता बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली हमने एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स देखा हुआ जिसको अल्केन्स बोलते हैं। तो अल्केन्स को हम इंडिकेट करते हैं विद द सिंबल RH, वेयर R इज द अल्काइल ग्रुप एंड H इज द हाइड्रोजन। तो यही H को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, ओके, और इसी H की जगह पे अगर मैं लेके आता हूँ एक हैलोजन, हैलोजन X, तब जाके ये बन जाता है हैलोजन डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इस केस में अल्केन का डेरिवेटिव, बिकॉज मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। तो मैक्सिमम आप लोगों को जो रिएक्शंस वगैरह दिए हैं, बताए हुए हैं, वो इसके ही अल्केन्स के ही है। हिमेश का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग। यस यस हिमेश, गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू सो अर्ली इन द मॉर्निंग। और आज स्टूडेंट्स नहीं है सामने, तो मैं आपके तरफ ही आई कांटेक्ट करके ही बात करूंगा। आज जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क, मैं फोन पे एंटरटेन करूंगा। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू इट, कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं RX, हम बोल रहे हैं ना इसको, तो X जो है वो हैलोजन आ गया आपका। तो ये तो अल्केन का डेरिवेटिव है, जैसे मैं बता रहा था कि आपके चैप्टर में जो है मैक्सिमम अल्केन के डेरिवेटिव्स के बारे में बात की गई है और थोड़े से अरीन्स के डेरिवेटिव की भी बात की गई है। अरीन माने क्या? चलो एक बेंजीन रिंग बना देते हैं। ये बेंजीन रिंग जो है इसको बोलते हैं अरीन ग्रुप। जैसे अल्काइल ग्रुप में CH3, CH2, C3H7 ऐसे आते हैं ना, वैसे अरीन में भी मल्टीपल्स आते हैं। अब ये तो बेंजीन है, वन टाइप ऑफ अरीन, ऐसे मल्टीपल रिंग्स बना सकते हो। 2 रिंग बनाओगे तो नफ्थलीन, 3 रिंग बना दोगे कनेक्शन में तो एंथ्रासीन, से अलग अलग तरह के अरीन्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब जरा ध्यान देना, इसी अरीन पे अभी एक एक हाइड्रोजन है। इस बेंजीन पे मैंने एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ फिर लगा दिया एक X, तो ये हो गया हैलो अरीन। क्या होगा ये? हैलो अरीन। ये भी हैलोजन डेरिवेटिव ही है, ये भी हैलोजन डेरिवेटिव ही, बट ये हैलो अल्केन है, हैलो अरीन है। ठीक है, इतना ही फर्क है। और रही बात नेचर ऑफ दिस केमिकल बॉन्ड की, तो नेचर में क्या होगा, ये R है, ये X है। R में जनरली कार्बन ही होता है, तो कार्बन कोई भी रहे, sp3 रहे, sp2 रहे, sp रहे, कोई भी टाइप का कार्बन रहे, वो इतना नेगेटिव नहीं होगा जितना हैलोजन नेगेटिव होगा। तो हैलोजन के नेगेटिव क्यों होने का रीजन क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो X के तरफ ही खिंच जाता है। मतलब हमको पता है कि बॉन्ड पेयर जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है, तो इसको ही बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे टूवर्ड्स द हैलोजन। और उसके पीछे का रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द हैलोजन, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस RX एज दिस, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो बन रहा है ये है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, पर पूरी तरह से पोलर नहीं है, पार्शियली पोलर है, इसलिए आप देखोगे पार्शियल चार्जेस है। कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कभी पूरी तरह से पोलर नहीं हो सकता कंपाउंड, बिकॉज वो कंप्लीटली स्प्लिट कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ना मैं कुछ फोटोग्राफ्स डाला हुआ हूँ मैं व्हाइट बोर्ड के। जब मैंने सिखाया था चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। तो उसके ना एक अच्छे चार्ट्स बनाए हुए, माइंड मैप बना हुआ, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं वो भी डिस्प्ले करूंगा ही, और उससे तुम लोगों को ज्यादा फायदा होगा, इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, वो फास्ट फास्ट हो जाता है उससे आपका समझना भी और मेरा समझाना भी।
तो टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स, इधर तो मैंने वही चीजें लिखी जो मैंने आपको बताई थी। तो अभी मेन चीज हमको आज डिस्कस करना है, अभी डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लासिफिकेशन माने टाइप। तो क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली बेस्ड होता है ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस अटैच्ड टू इट। नंबर ऑफ हैलोजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो देयर कुड बी वन हैलोजन, देयर कुड बी 2 to 10 हैलोजेंस, और देयर कुड बी मोर देन 10 हैलोजेंस। अगर एक हैलोजन है तो उसको बोलते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। 2 से 10 हैलोजन है तो उसको ऑलिगो हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। 10 से ज्यादा तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब क्या होता है ना, हर एक का वापस क्लासिफिकेशन है। पॉली का हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं इसलिए पॉली का छोड़ देते हैं, बट मोनो हैलोजन और ऑलिगो हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मोनो पे आते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे पहला टाइप जो डेरिवेटिव का होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, आल्सो नोन एज हैलो अल्केन। ठीक है, टेंशन मत करो, दिखने में बहुत सारा है बट बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन ये क्या होता है, ये एक अल्केन होता है जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और हैलोजन लगा दिया। एक ही है, एक ही हैलोजन, क्योंकि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। इसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन। अब इसमें भी 3 टाइप के होते हैं कंपाउंड्स। अब कौन से 3 टाइप के होते हैं जरा ध्यान देना। सबसे पहला होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब हैलोजन 1 डिग्री कार्बन को कनेक्टेड होता है। 1 डिग्री कार्बन माने क्या है, इट इज कनेक्टेड टू वन अदर कार्बन ओनली। ओके, फिर 2 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव में क्या आता है कि हैलोजन जो है वो 2 डिग्री कार्बन को कनेक्टेड है। अभी ये एक्स इसके बाजू में ब्रैकेट में बना है, मतलब ये एक्स ऐसे कनेक्टेड होगा। तो अगर एक्स वैसे कनेक्टेड है इसका मतलब ही वो 2 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव होगा। और 3 डिग्री का मतलब क्या, टर्शरी, माने ही टर्शरी कार्बन को कनेक्टेड। तो ये देखो, ये कार्बन जो है ये 2 कार्बन को ऑलरेडी कनेक्टेड, 2 CH3 ग्रुप्स को, और तीसरा इसको कनेक्टेड है। और चौथा बॉन्ड इस CH2 को, मतलब 3 कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए टर्शियरी डेरिवेटिव 3 डिग्री डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। चलो, ये हो गया सबसे पहला डेरिवेटिव, दैट इज हैलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड। इसमें रूल क्या है ना कि अल्कीन ही है ना, तो जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 कार्बन है, और उसके पास वाला अटैच किया हुआ जो कार्बन है वो भी sp3 है, ठीक है। अब पास वाले की बात क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है अलिलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स, अलिलिक हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, इट मींस हैलोजन इज कनेक्टेड टू अलाइलिक या अलिलिक कार्बन। अब अलिलिक कार्बन ये कौन सा होता है, जरा ध्यान देना। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन को कनेक्टेड है और वो तीसरे को आगे कनेक्टेड है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 2 कार्बन, 3 कार्बन इन अ लाइन, ओके, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तीसरा कार्बन आगे है जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो वो जो कार्बन है तीसरा वाला कार्बन वो बनता है एलिलिक कार्बन, ठीक है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू sp2 कार्बन, दैट इज डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो यहाँ देखो, ये sp3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाले सारे, बट ये 2 sp2 वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन है ना जो sp2 कार्बन को कनेक्टेड है, जो sp3 कार्बन है, दैट इज नोन एज एलिलिक कार्बन, जिसको हैलोजन कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो इधर दिया हुआ है कार्बन sp3 जो एक्सो कनेक्टेड है, बट ये sp3 कार्बन sp2 कार्बन को कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं एलिलिक हैलाइड्स। थर्ड टाइप का है विनाइलिक हैलाइड, जिसमें डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कनेक्ट होता है हैलोजन, देखो सीधी सी बात है। फोर्थ है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड की स्पेशलिटी क्या होती है भाई, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे CH2 कनेक्टेड है जो sp3 है। बेंजीन रिंग के अंदर के सारे कार्बन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, तो sp2 हो गया वो, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को कनेक्टेड आगे बाहर एक CH2 है, वो CH2 जो sp3 है, बट बेंजीन रिंग के कार्बन को कनेक्टेड है इसलिए उस बाहर हाइड्रोजन को कनेक्टेड है। अब हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के बाहर अगर एक CH2 है तो वो CH2 का एक बॉन्ड अगर एम्प्टी रह गया तो उसको हम बेंजाइल या बेंजिलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो वही बेंजाइल ग्रुप यहाँ पर जिसको हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इट मींस ये जो है ना बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज एक्चुअली मिमिकिंग अलाइलिक हैलाइड, सॉरी। तो एलिलिक हैलाइड्स के जैसा ही है, बट ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर आप देखोगे रिंग में डबल बॉन्ड है जो आगे कनेक्टेड है CH2 को, ठीक है। ओके, बेंजाइलिक हो गया ये, देखो तो sp3, तो बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए sp3 कार्बन जो एक्सो कनेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज हैलोअरीन्स। सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग बना उसको एक हैलोजन लगा दो, जो हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था ना, ये वाला। तो बेंजीन वाले कार्बन को कनेक्टेड रहने वाला हैलोजन। तो ये कार्बन जो है इसको हम लोग जो है ये sp2 कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला sp2 कार्बन है, बट स्टिल यह ये विनाइलिक हैलाइड नहीं होगा बिकॉज ये बेंजीन रिंग का पार्ट है। इंस्टेड ऑफ दैट हैलो अरीन होगा या अराइल हैलाइड होगा। उसके बाद आता है लास्ट टाइप जिसको बोलते हैं हैलो अल्काइंस।
हेलो अल्काइंस माने क्या है, sp कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को हैलोजन कनेक्टेड, सीधा खत्म। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। फिर आते हैं ओलिगो हैलोजन डेरिवेटिव पे। ओलिगो में क्या है, क्लासिफिकेशन सिर्फ 3 के दिए, 2, 3 एंड 4। मतलब 2 हैलोजन, 3 हैलोजन और 4। 2 हैलोजन रहेंगे तो डायहालोजन डेरिवेटिव, 3 होंगे तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, जिनको हम हेलो फॉर्म्स भी बोलते हैं, और 4 रहेंगे तो टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, दो में ही आगे टाइप है, दो हैलोजन करेंगे उसमें 2 टाइप से आगे, दैट इज विसिनल डायहाइड्स एंड जेमिनल डायहाइड्स। विसिनल डायहाइड्स का मतलब क्या होता है, जब 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्टेड है, और जेमिनल में क्या, जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन कनेक्टेड है। इनके नेमिंग भी थोड़े से यूनिक रहते हैं। विसिनल डायहाइड्स की अगर नेमिंग की बात करो तो इनको नाम दिया जाता है अल्काइलिन डाइहैलाइड, और अगर जेमिनल डायहाइड की बात करो तो इनका नाम थोड़ा डिफरेंट दिया जाता है, इट इज अल्काइलिडिन डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके आगे क्लासिफिकेशन का तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जंप करते हैं सीधा सीधा प्रिपरेशन मेथड्स पे। ये सामने दिख रहा है, ये प्रिपरेशन मेथड ही है। ठीक है, तो ये क्लास पे पढ़ाया था, तभी मैंने एक्चुअली ये फोटोग्राफ लिया था, ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, बस मैं देख लूं क्लियरली दिख रहा है क्या नहीं, जस्ट अ मिनट। यस, दिख रहा है, दिख रहा है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। अभी इसमें आप नोटिस करो सारे प्रिपरेशन मेथड्स आ गए, थोड़ा सा खिचड़ी दिखता होगा आपको, बट रिमेंबर वन थिंग, सारे के सारे प्रिपरेशन मेथड्स इसमें आ गए, ऑल ऑफ देम। फ्रॉम अल्कोहल्स, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद आता है सैंडमेज रिएक्शन, फिर आता है हैलोजन एक्सचेंज, और भी आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सारे के सारे मेथड एक ही डिस्प्ले में आ चुके हैं। जो थोड़ा ब्लर वगैरह दिखता होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, डार्क करूंगा, नहीं तो आप बोल देना मुझे, मैं उसको वैसे भी हाईलाइट कर दूंगा अगर आप बताओगे तो, क्योंकि आपको ज्यादा पता। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेटिंग्स में जाके, एडवांस में जाके हायर रेजोल्यूशन पे देखो। ठीक है, तो बेटर आपको इमेज क्वालिटी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने भी वैसे डिस्प्ले किया हुआ है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो अल्केन्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स से प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अल्कोहल्स माने आरओएच, आरओएच से प्रिपेयर करना है अगर आपको हैलोजन डेरिवेटिव, तो 3 मेथड्स है, 3 रिएक्टेंट आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो यूज करो हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड हम बोलते हैं, जिनको हम HX से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है फास्फोरस हैलाइड, जिसमें 2 टाइप के फास्फोरस हैलाइड्स होते हैं, एक PX3 होता है और एक PCl5 होता है। यहाँ PX5 नहीं, PCl5 होता है। ठीक है, और थर्ड है थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। तो 3 अलग तरीके के मेथड्स है, रिएक्टेंट्स। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं दैट इज हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड की, जिसमें ROH को हम HX के साथ रिएक्ट करते हैं। यूजुअली ये HX जो बनता है, यूजुअली नेचुरली भी हम डायरेक्टली बना हुआ यूज कर सकते हैं, बट वो बना हुआ उतना रिएक्टिव नहीं होता, तो हम बहुत बार प्रेफर करते हैं कि उसी टाइम पे बनाया जाए, या उसको रिएक्टिव करने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे जनरली HX की, तो मैकेनिज्म क्या रिएक्शन का, ROH का HX के साथ रिएक्ट किया, H पे प्लस है, X पे माइनस है, R पे पार्शियल पॉजिटिव है और OH पे, O पे पार्शियल नेगेटिव है, OH उसके साथ ही। तो क्या होगा, X जो है वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स R, और OH जो है वो H की तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस है उधर। तो ये RX प्लस H2O बन जाएगा, बट इसके लिए देना पड़ता है सुटेबल कंडीशंस, कंपल्सरी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अब इसमें ही X की जगह पे 3 चीजें हो सकती है ना, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो वही 3 मेथड्स इधर बताया। सबसे पहले अगर HCl यूज करते हो, ये तो HCl HX की जगह पे HCl होगा, सुटेबल कंडीशन में एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। यही HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 अगर कंबाइन करके आप बोलते हो तो इनको ही बोला जाता है लूकास रिएजेंट। और ये पूरा प्रोसेस जो है, ये वाला Cl वाला प्रोसेस जो क्लोराइड्स बनाने के काम में आता है फ्रॉम अल्कोहल, इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। स्टडी किया हुआ है आपने, तो इसी को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड बन गया। एक चीज ध्यान में रखो, जहाँ OH है वहीं पर जाके हैलोजन चिपकेगा, इतना ध्यान में रखना। अगर OH सेकेंडरी कार्बन पे तो सेकेंडरी पे जाके हैलोजन चिपकेगा, प्राइमरी पे तो प्राइमरी पे जाएगा, टर्शरी पे तो टर्शरी पे जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही HBr का है, बट HBr के लिए ना
डायरेक्टली HBr यूज नहीं किया गया है, इसमें यूज किया गया है NaBr, जिसको रिएक्ट कर दिया है H2SO4 के साथ हीट करके। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 प्लस HBr। बैलेंस कर दिया इक्वेशन को मैंने। तो ये जो HBr बना है ना यहाँ पर, वही यूज हुआ है। अब ये मत सोचना कि दो मॉलिक्यूल बने तो आपने एक क्यों बनाया, नहीं, दैट इज जस्ट सिंबॉलिक। बस इतना ध्यान रखो कि HBr रिएक्ट कर रहा है। अभी कितने मॉलिक्यूल्स कर रहा है दैट डजंट मैटर। इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल रह रहा है इसलिए एक बनाया है। HBr बन गया, सेम रिएक्शन हुआ, बात खत्म। थर्ड है HI बनाने का प्रोसेस, मतलब HI से आगे रिएक्ट करवाने का प्रोसेस जिसमें RI फॉर्म करना है। तो उसके लिए भी वैसे यूज किया है, NaI यूज किया है और उसको रिएक्ट किया है फॉस्फोरिक एसिड के साथ। इसमें आप फिर देखोगे Na3PO4 बनता है प्लस HI बनता है। ये HI ही आगे जाके इधर यूज होता है। सेम हैलोजन एक्सचेंज, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ओ हैलोजन एक्सचेंज माने OH निकल रहा है और X अंदर आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस हलाइड। फॉस्फोरस हलाइड्स की अगर हम बात करें तो उसमें PX3 है, X की जगह पे Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। तो आपका PX3 काम कैसे करता है जरा ध्यान दो। ये 3ROH लिया हुआ है प्लस PX3। 3ROH क्यों लेना पड़ा यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ये लाइट थोड़ा हो गया, मैं डार्क कर रहा हूँ इसको। तो ये बेसिकली फॉस्फोरस का वैलेंसी इसमें 3 है, तो एक हैलोजन जो है R के पास आता है और एक OH निकलता है। अभी वो H कौन लेगा, फॉस्फोरस लेगा। तो फॉस्फोरस के बाकी के दो X का क्या होने वाला है, उसके लिए दो अलग ROH लगेंगे ना, तो इसीलिए 3 ROH लगते हैं। तो 3 ROH प्लस PX इन रिफ्लक्स। रिफ्लक्स माने क्या, गिविंग हीट फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, कंट्रोल्ड हीट फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक ईट भट्टी। भट्टी आपको पता है ना, ओवन, ओवन जनरली ओवन बोल दो, भट्टी छोड़ दो। ओवन कैसे, पुराने वाले ओवन जो रहते थे वो लॉन्ग टाइम के लिए हीट दे सकते थे, वो इसका ही मतलब रिफ्लक्स होता है। तो क्या हो रहा है, ROH पर प्लस PX3 किया तो 3RX बन गया और H3PO3 बन गया। H3PO3 माने क्या, ये तीन के तीन OH किससे कनेक्ट हो गए, फास्फोरस से। तो 3H हो गए, 3 O हो गए और एक फास्फोरस। तो 3H, एक P, 3O, H3PO3 फास्फोरस एसिड। PCl5 की बात करें तो मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। मैकेनिज्म में क्या है, PCl5 लिया हुआ है डायरेक्ट। अब ये OH जो है वो खींचा चला जाता है टू फास्फोरस बिकॉज ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव, और एक हैलोजन जो है मतलब Cl जो है वो R के पास जाता है और एक RCl बन जाता है। इसके बाद क्या बन रहा है, RCl बनने के बाद क्या हुआ, अब ये OH चला गया था फास्फोरस के पास, बट फास्फोरस ने सिर्फ O को एंटरटेन किया, H को नहीं। तो H निकल गया, बट H को, अभी H निकल गया तो H अनस्टेबल हो गया ना, तो इसलिए उसने दूसरे Cl के साथ रिएक्ट कर लिया, विच रिजल्टेड इन डबल बॉन्ड ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीजन, और एक HCl भी बन गया। तो HCl बन गया, P के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना और 3 Cl तो उसके साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए बन गया POCl3। देखो, तो रिमेंबर वन थिंग, इसमें सिर्फ क्लोरीन डेरिवेटिव बनेंगे PCl5 में, PX3 में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन तीनों डेरिवेटिव बन सकते हैं। मेनी अ टाइम्स इसकी जगह पे P मतलब रेड फास्फोरस बोल देंगे और साथ में X2 दे देंगे। तो इसमें ये बैलेंसिंग एनालिसिंग कुछ नहीं करना है, ना ही ये प्रोडक्ट लिखना है, बस RX आएगा, इतना ध्यान में रखो। ये भी PX3 की तरह ही काम करता है, रेड फास्फोरस स्लैश X2। ये भी फास्फोरस PX3 की तरह काम करता है, बट ये बैलेंस इक्वेशन नहीं, सिर्फ ROH एरो पे लिख देना, रेड फास्फोरस X2, डायरेक्टली RX बना देना, बात खत्म। ठीक है, ऑलराइट। फिर आते हैं अल्कोहल से प्रोड्यूस करने वाले लास्ट रिएक्टेंट पे, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब क्या होता है, SOCl2। SOCl2 का देखो बॉन्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, पर S डबल बॉन्ड हो, एक Cl होता है, दूसरा भी Cl। अब वही बात इधर भी हो रही है, क्या हो रहा है, Cl जो है खींचा चला जाता है R के पास बिकॉज ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और OH जो है वो खींचा चला जाता है किसके पास, सल्फर के पास। अब हुआ क्या कि सिर्फ O कनेक्ट हो पाया सल्फर के साथ और H निकल गया, वही H जो है Cl के साथ कनेक्ट हो जाता है, HCl बना देता है। तो HCl रिलीज हो गया, SO2 रिलीज हो गया बिकॉज दो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया। बट इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें ना SO2 और HCl दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो बात क्या हो जाती है, जो हमारा प्रोडक्ट है RCl वो अकेले का अकेला मिल जाता है हमको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज रिएक्शन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के साथ साथ ना उसको एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर वो एक्सट्रैक्शन वाली बात ही नहीं रह जाती, बिकॉज दोनों गैसेस उड़ जाते हैं, तो बचता सिर्फ RCl है। इसलिए बहुत बार कमर्शियली इसको यूज करते हैं मेथड को। इसमें भी रिफ्लक्स तो लग ही रहा है, इधर भी रिफ्लक्स लगा था, बट इसके साथ और एक कैटेलिस्ट लगता है, पिरिडिन। ठीक है,
ये हो गया अल्कोहल। फिर आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स का आपने 11th में सीखा हुआ है, अल्कीन्स का भी सीखा है, अल्केन्स का भी सीखा है, इसलिए आई विल बी बिट क्विक अबाउट इट। ठीक है, ध्यान दो। एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन बोला है मैंने यहाँ पर, अल्कीन में HX का एडिशन कर दिया, मतलब वही हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड का एडिशन कर दिया। अभी अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, अगर दोनों कार्बन्स के पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स रहे तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है, डिपेंडिंग ऑन द कैटलिस्ट गिवन। अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया जाए तो देयर विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टेकिंग प्लेस। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से यूजुअली जो है हैलोजन टर्मिनल कार्बन पे कनेक्ट होता है, बेसिकली द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं ये नहीं लूं, क्या बोलते हैं, अगर मैं पेरोक्साइड नहीं लूं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो उस टाइम पे मार्कोनिकॉफ रूल होगा और आपका हैलोजन जो है सेंट्रल कार्बन की तरफ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जिस कार्बन पे के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा। तो वही मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मूव्स टू द carbon containing less number of hydrogens, while the positive part goes to the carbon containing more number of hydrogens, resulting in formation of a compound। अभी ये तो कंपाउंड मार्कोनिकॉफ रूल से बन गया, बट एक चीज ध्यान में रखना, इसके साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बनता है, थोड़े से अमाउंट में, माइनर अमाउंट से बन गया। देखो इधर वो दूसरा भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल का ही मेजर प्रोडक्ट रहता है, बट अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया जाए तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से हैलोजन डेरिवेटिव बन चुका, अल्केन में कन्वर्ट हो गया अल्कीन और साथ में हैलोजन भी लग गया तो हैलोजन डेरिवेटिव बन गया। नेक्स्ट होता है हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजनेशन माने क्या? हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन। अभी अल्केन्स में तो हम और कुछ नहीं कर सकते, एडिशन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। तो RH है प्लस Cl2 है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में Cl का हम जानते हैं होमोलिसिस होता है, Cl कट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सेंटर में से एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेके जाते हैं, तो एक Cl जो है R के पास चले जाता है और एक H एक Cl ले लेता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RCl प्लस HCl। यहाँ पर रिमेंबर वन थिंग कि कंट्रोल्ड हैलोजनेशन होता है, अनकंट्रोलेबल होगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, बहुत सारे माने सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, वो नहीं करना है अपने को। वैसे ही Br2 के लिए भी होता है, सेम टू सेम, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। सॉरी। इसके बाद अभी जरा ध्यान देना, इसमें ना, इसमें आयोडीनेशन नहीं हो पाता, इसमें भी एडिशन ऑफ एक्सेस में भी बहुत बार आयोडीनेशन नहीं करते, तो क्या होता है, आयोडीन डेरिवेटिव बन नहीं पाता है। तो आयोडीन डेरिवेटिव बनाने के लिए ना वी गो फॉर अ डिफरेंट मेथड दैट इज कॉल्ड एज फिंकेल्स्टीन्स रिएक्शन। जनरली इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बट हैलोजन एक्सचेंज में एक अल्काइल हैलाइड लिया जाता है जिसके पास हैलोजन है, बट वो हैलोजन Cl या Br होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और उसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हैलोजन goes to the sodium and negatively charged iodine comes to that R group again, वहां पर फिर आ जाता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन डेरिवेटिव प्लस NX। मतलब क्या करना है, अगर आपको बोला है कि आयोडीन डेरिवेटिव बनाओ बाय हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, तो पहले क्लोरीन या ब्रोमीन डेरिवेटिव बना दो यहाँ पर और उसको फिर वहां लेकर जाके उसका आयोडीन डेरिवेटिव बना, ठीक है। इसमें और एक है, इसको फिंगलस्टीन्स रिएक्शन बोलते हैं, इसके नीचे इसका भाई है जिसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, NaI की जगह पे AgF यूज होता है, AgF की जगह पे और भी रिएक्टेंट है, Hg2F2 भी है, AsF3 भी है, ठीक है, SbF3 भी है, ऐसे मल्टीपल ये भी है, तो वो भी यूज किया जा सकते हैं, बट आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और कोई इसमें हानि नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, ठीक है। बट F जो है ना, फ्लोरीन डेरिवेटिव्स बनते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये F जो है वो R की तरफ चले जाएगा और X जो है Ag की तरफ। रिमेंबर जहां पर भी Ag रहे, K रहे या अन्य रहे, हैलोजन भागा भागा चले जाता है उसके पास, सीधी सी बात है। अगर नहीं भी पता हो कभी आपको क्या प्रोडक्ट बनाने का है, तो सीधा देखो, अगर Ag है, K है या N है, तो हैलोजन को खिंचवा लो उसके तरफ, सीधी बात खत्म, ठीक है। इधर RF बन जाता है तो फ्लोरीन डेरिवेटिव बन जाता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले मेथड पे, दैट इज कॉल्ड एज सैंडमेज रिएक्शन। सैंडमेज रिएक्शन एक्चुअली आप लोग स्टडी करोगे इन अमाइंस चैप्टर आल्सो, बट फॉर नाउ रिमेंबर कि सैंडमेज रिएक्शन यूजुअली हम जो इधर देख रहे हैं, दैट यूजुअली इज टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है दैट इज कनेक्टेड टू NH2, NH2 के साथ कनेक्ट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेज रिएक्शन, सॉरी एनिलीन। और इस एनिलीन को हम रिएक्ट करवाते हैं NaNO2 एंड aqueous HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 to 278 केल्विन, टू बी वेरी प्रिसाइज 273.15 to 278.15 केल्विन।
ठीक है, ये हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट बनता है जो एनिलीन का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। बट ये प्रोडक्ट क्यों बनता है, उसके पीछे का रीजन है कि NaO2 और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट इज HNO2 कनेक्टेड टू Cl प्लस Na प्लस। अब क्या होता है, इस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ही वो NH2 के एंड के साथ रिएक्ट करके N ट्रिपल बॉन्ड NCl बनाता है, जिसमें N पे प्लस है Cl पे माइनस है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर से नहीं दिख रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहाँ प्लस आएगा N पे क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और Cl पे माइनस आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बिकॉज Cl है। अगर X होता तो इन जनरल आप लिख सकते थे सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। इसको जब सेकेंड स्टेप में हम देते हैं CuX, CuX माने क्या, क्यूप्रस हलाइड। CuX2 होता तो क्यूप्रिक हलाइड होता। देन एट दैट टाइम जो हैलोजन कनेक्टेड था किसको, आपके Cu को, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। और बाकी का पूरा ये जो N ट्रिपल बॉन्ड है वो N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है, देखो इधर दिया हुआ है, और साथ में एक HCl भी बन जाएगा, ठीक है। HCl बिकॉज ये Cl निकल रहा है, ये X नहीं जा रहा ऊपर, ठीक है। तो ये है सैंडमेस रिएक्शन। एक्चुअली आप लोगों को क्लियरली माइंस में भी नहीं दिया, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। लास्ट वाला सब रिएक्शन जो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसका, अरीन्स का। अरीन्स में भी बेसिकली हम लोग क्या ले रहे हैं, अरीन्स में भी हम लोग उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। कौन सा डेरिवेटिव, अल्काइल डेरिवेटिव। ये देखो ये अरीन है, इसमें मैंने लगा दिया CH3, तो क्या बन गया, यू नो इट, इसको बोलते हैं टोल्यून। क्या बोलते हैं, टोल्यून। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे टर्म्स, टोल्यूइन बोलता है कोई, तो टोल्यूइन इज रॉन्ग, इट्स टोल्यून, TOLUENE है। यू आ रहा है तो टोल्यून होगा ना, वी थोड़ी आ रहा है टोल्यूइन बोलने के लिए, है ना। तो इट्स टोल्यून, बहुत सारे मिसरीड करते हैं ना, इसलिए हो जाता है वो। तो ठीक है, तो अभी ये CH3 है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ यहाँ और यहाँ मतलब ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अगर इसको मैं रिएक्ट फॉर एग्जांपल करवाता हूँ ब्रोमीन से, Br2 गैस से, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये इसका हाइड्रोजन बार, मतलब सबके पास हाइड्रोजन है ही, बट मैं अटैक करवा रहा हूँ, इससे मैं बना रहा हूँ। इसको मैं लेता हूँ Fe डार्क में, या FeBr3 डार्क लिया तो भी चलेगा। तो Fe क्या करता है, ये Br में से ना Br का हाइड्रोलिसिस करवाता है डार्क में, और एक Br को खुद के पास खींच लेता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स FeBr माइनस। और यही FeBr माइनस की वजह से ये Br एक प्लस हो जाता है। Br प्लस होने की वजह से ये हाइड्रोजन निकाल के Br खुद जाके बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो Br इज अ नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, राइट, तो हमारे हिसाब से तो हमेशा Br क्या होना चाहिए, इट शुड बी न्यूक्लियोफाइल, बट इधर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंडीशन Fe एंड R, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो ब्रोमो डेरिवेटिव एंड पैरा ब्रोमो डेरिवेटिव। दो डेरिवेटिव बन रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। उसमें से अब एन प्लस प्लस 2 HBr बनेगा, यहाँ पर प्लस 2 HBr, इसलिए यहाँ पर भी दो लिए हुए, तो चाहो तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो Br का अटैचमेंट इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप लगाया था, उसके बिना ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता, इसलिए लगाना पड़ता है ऐसा कोई ग्रुप, ग्रुप के बिना हेलोजनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये है ना, ये अलग है, सैंड में एयर में नहीं आता है। ये माइनस लगा, वो सैंड में है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, अंडरस्टूड। ये नीचे कुछ नहीं, बस मैकेनिज्म बताया हुआ था, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए थे इसके टोल्यून के बताने के लिए कि भाई मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, छोड़ दो, इतना समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं क्या, प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्टेड ना काफी सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो वैसे जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये भी जो मैंने लिखा है, जो रब कर रहा हूँ मैं, ये भी बताऊंगा। वो बैच में पढ़ाया था तो वो वैसे ही रख दिया था डॉक्यूमेंट को,
काम में आ जाता है ना, ठीक है। तो प्रिपरेशन सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो है आपका हैलोजन डेरिवेटिव राइट साइड पे आएगा, सॉरी 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 सॉरी, वो प्रिपरेशन में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में लेफ्ट साइड पे आएगा क्योंकि वो खुद रिएक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान दो, तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है एसएन रिएक्शंस, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं। थर्ड जो है दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ओके। फोर्थ इसी का कंटिन्यूएशन है, रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स विद मेटल्स। फिफ्थ जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल अराइल हैलाइड्स भी दिया हुआ है, जिसमें हैलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है एंड फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ओके। अभी इसमें मैं थोड़ा राइटिंग करूंगा यहाँ पर, आप टेंशन मत करो, उसका आपको क्लियरली सब समझ में आएगा और दिखेगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एसएन रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसका बेसिक मैकेनिज्म समझो, फिर हम लोग इसके SN1 SN2 मैकेनिज्म्स पे जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऑर्डर से थोड़ा सा हटके चल रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आप लोगों को रिदम में समझ में आए, दैट इज द ओनली रीजन मैं हटके चल रहा हूँ, ठीक है। बट पूरा चैप्टर एंड तक हो जाएगा, टेंशन मत करो, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आप देखोगे कुछ नहीं है, सिर्फ एक हम लोगों ने ले लिया आप एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव, इसको रिएक्ट किया एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, वो R की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिस वजह से X जो है निकल जाएगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ RNu प्लस X। अब Nu में न्यूक्लियोफाइल में क्या हो सकता है, OH माइनस मतलब अल्कोहल का ग्रुप, OR माइनस मतलब अल्कोक्साइड, RC डबल बॉन्ड O माइनस मतलब ईस्टर का सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, कार्बोक्सिलेट आयन। NH2 हो सकता है, दैट इज अमाइन का, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, NO2 जो है वो नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अलग अलग हो सकता है, बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूक्लियोफाइल अकेला नहीं आता, हमेशा ही न्यूक्लियोफाइल के साथ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन लगना चाहिए, ये लगना ही चाहिए। और इसमें जो कटायन लगते हैं इसमें गिने चुने कटायन है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, या तो सिल्वर हो सकता है, जनरली यही तीन आपको दिखाई देंगे इसमें अटैच होते हुए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं, ये एक्सचेंज ही हो रहा है, बट थोड़ा एक्सचेंज में भी डिटेलिंग होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कार्बन टू विच हैलोजन इज कनेक्टेड, ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। तो उसी के बेसिस पे दो मैकेनिज्म्स है रिएक्शन के, जिसको हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 4 पीपल आर कनेक्टेड। अगर आप कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है, कुछ कमेंट में बता दो समझ में आ रहा है, यू अंडरस्टैंडिंग, या कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज मेंशन करो ना, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, आप सबको समझ में आ रहा है, ऑल राइट। सो बात कैसी है कि कौन से टाइप के कार्बन को ये हैलोजन कनेक्टेड है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी SN1 कब फॉलो होता है और SN2 कब फॉलो होता है, वी विल कम ऑन द अदर पॉइंट्स आल्सो, बाकी के पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, सारे रिएक्शंस देखेंगे, टेंशन मत करो। तो सबसे पहला जो मेथड है हम देखेंगे, इजी वाला मेथड, दैट इज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। एक चीज ध्यान में रखना कि मैं इसके मेथड को एक्सप्लेन करते करते आपको एक चीज और एक बताऊंगा कि किस मैकेनिज्म से आपको लिखना है, या किस मेथड से आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है, अगर आता है कभी डिटेल में लिखने के लिए। उसके साथ साथ आपको ऐसे पॉइंट्स दे दूंगा जो SN1 SN2 के साथ डिस्टिंग्विशिंग में भी काम में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में S जो है सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या बायोमोलिकुलर रिएक्शन बताता है। केमिकल काइनेटिक्स हमने डिस्कस किया, उसी में से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर आ रहा है। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो है ना SN2, दिस बेसिकली गोस फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए ये मैक्सिमम लेवल पे होता है, ठीक है। अब क्या है बेसिक रिएक्शन, हम हमेशा क्या समझते हैं, अभी मैंने बोला था आपको कि हमेशा हम कोई ना कोई कटायन भी ज्वाइन करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस और कटायन लगा दिया मैंने K प्लस, ठीक है। अब CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड,
मिथाइल कार्बन है यहाँ पर, इसको रिएक्ट करवाया तो एक्सचेंज होगा, डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बन गया है, तो मैंने लिख लिया। बट इसके साथ साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है, सिर्फ OH माइनस इंटरेक्ट कर रहा है, बिकॉज के का तो संबंध ज्यादा है नहीं, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा तो Br माइनस तो वैसे भी आयनिक फॉर्म में पड़ा रहेगा डिसोसिएटेड फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन का मेथड जब देखा जाए तो क्या होता है, जरा ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। ये आपका कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक Br है। तो ये OH जो है वो आके अटैक करता है इस कार्बन के पास, बट कहाँ से, सबसे पहले आगे से अटैक करेगा इस कार्बन के पास, बट ये ब्रोमीन है ना, वो भी नेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है, तो ब्रोमीन इसको रिपेल कर देगा और फ्रंट साइड अटैक को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए ब्रोमीन के पास ऑप्शन, और सॉरी OH के पास ऑप्शन नहीं रहेगा और वो पीछे से आके अटैक करेगा, जिसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं इसको? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी ये जो OH माइनस है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू Br, इसीलिए कार्बन जो है वो OH के लिए अपने पास जगह बन जाता है और Br को धीरे धीरे दूर करने लग जाता है। इट इज जस्ट लाइक कि भाई एक रूम है, वो रूम को रेंट पे दिया हुआ है 5000 रुपीज पर मंथ, बट अगर ओनर के पास डायरेक्टली एक बंदा आ जाता है, बोलता है मैं 8000 रुपये उसी रूम का दूंगा, तो ओनर क्या करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो एग्जिस्टिंग पर्सन उसके साथ तोड़ देगा बॉन्ड, उसको बोलेगा 1 मंथ में तू खाली कर, और इसको बोलेगा तू डिपॉजिट दे। ऐसे ही चलता है ना। तो क्या होगा, ज्यादा अगर वो इनपुट दे पा रहा है तो उसको रख देगा वो, वैसी ही बात है। तो ये ज्यादा इनपुट दे पा रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना पा रहा है, जिस वजह से OH डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो अभी एक पॉइंट आएगा उस कार्बन का जिसमें वो दोनों के साथ कनेक्टेड होगा, वो Br के साथ कनेक्टेड होगा इन सच अ वे कि वो Br को भी छोड़ने लगा है, मतलब वीक कर रहा है उसका बॉन्ड, ब्रेक करने पे है, और OH के साथ से कनेक्ट करेगा जैसे कि वो अपने बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा जब कार्बन जो है 5 सब्सटेंस के साथ कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, एक OH और एक Br, इनके साथ भी कनेक्टेड होगा बट पार्शियल बॉन्ड्स के साथ। यही स्टेट में हम मॉलिक्यूल्स के एटम्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इट इज हाई एनर्जी स्टेट एंड ऑल्सो हाईली अनस्टेबल स्टेट, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है इसमें, ठीक है। अरे आप 10th स्टैंडर्ड में हो क्या? अच्छा अच्छा, नहीं 10th के लिए ये अभी यूजफुल नहीं है, 10th के लिए मैं जल्द ही कुछ सेशंस लेकर आऊंगा, बट 10th के लिए नहीं है यूजफुल, बस बता रहा हूँ, आप चाहो तो अटेंड करो, बिल्कुल टेंशन मत करो, बट 10th के लिए सेशन नहीं है, ठीक है, ये 12th स्टैंडर्ड के लेवल का है। कार्बन कंपाउंड्स है आपको 10th के लिए, कार्बन कंपाउंड्स के ढेर सारे वीडियोस इस चैनल पे भी है, इसके पास वाले चैनल में रजत थामिस एकेडमी चैनल पे भी है, उस पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हो क्या रहा है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और इस ट्रांजिशन स्टेट के एंड पे ये Br को पूरी तरह से निकाल देगा, हकाल देगा और OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब नोटिस करो एक चीज, Br जो है इधर राइट साइड पे कनेक्टेड था और OH जो है वो लेफ्ट साइड पे कनेक्ट हो गया। हम हमेशा ड्रॉ करते टाइम बनाते कैसे, जहां से Br निकाला वहीं पर OH लगाते, बट एक्चुअल में वहां पर लगता नहीं है, स्टीरियो आइसोमर जैसे बनते नहीं है, ठीक है। ये चीज आपने नोटिस करनी है, ठीक है, ध्यान दो। अब ये जो पहला स्टेप हुआ था जिसमें OH की वजह से Br को निकालना पड़ा और ट्रांजिशन स्टेट बना, वो स्टेप बहुत स्लो होता है, इसको ही बोलते हैं स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो इस स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व है उसी पे डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन जो है कौन से ऑर्डर का है, याद है ना, हमने डिस्कस किया था। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। तो दिस इज आल्सो वन मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो वन, तो ये दोनों रेस टू 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए SN2 रिएक्शन है, ठीक है। तो आई कैन से आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। अगर रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो के कांस्टेंट डाल सकता हूँ, रेट कांस्टेंट, और उनको आगे कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो आई कैन से अभी ये डायरेक्टली प्रोडक्ट बन गया, ये फर्स्ट स्टेप है, देखो नेक्स्ट स्टेप, और बन गया मेरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो बना है इसमें OH उल्टे बाजू लगा है, जहां Br लगा था उसके उल्टे साइड पे लगा है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन, एंड आई से द प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय 100% इन्वर्जन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन, सॉरी बैक साइड अटैक हुआ, सेकंड हुआ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एंड थर्ड हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय 100% इन्वर्जन। तो ये जो है ना, आप देखो 2 एरोज है, बट ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, हर रिएक्शन में होता है, हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद भी कोई प्रोडक्ट जब भी बनता है, ध्यान दो, तो ये स्टेप को स्टेप कंसिडर थोड़ी करते हैं, ये तो फटाक से सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खत्म होने वाला रिएक्शन है, इसीलिए ये वन स्टेप ही कंसिडर होता है पूरा। सो इट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज वन स्टेप रिएक्शन, ये भी ध्यान में रखना।
और फाइनली इनके एनर्जीज की बात करें, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आई विल बी इंटरेक्टिंग विद यू ऑल, बस ये लास्ट वाला पार्ट बता दूं पहले। तो बेसिकली इनके एनर्जीज की बात करें तो ये रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट। तो व्हाट हैपेंस टू द एनर्जीज, वो दिया जाता है बाय एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये देखो, ये ग्राफ बना दिया मैंने जिसमें रिएक्शन इन प्रोग्रेस आगे की तरफ बनाया, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ। ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है इधर ये पॉइंट पे, फिर ट्रांजिशन स्टेट बन गया ये इस पॉइंट पे बना, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बना इस पॉइंट पे। तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी आप देखोगे वो सबसे कम है। डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज चेंज इन एंथैल्पी, while the difference between the energies of reactant and transition state is the change in internal energy. ओके तो ये बन गया आपका ग्राफ, और इसमें आपका रिएक्टेंट माने ये दो आ जाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये स्टेट आ जाएगा, और प्रोडक्ट मतलब ये आ जाएगा। तो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली फॉर प्राइमरी अल्काइलाइड्स। सेकेंडरी में भी होता है, जब सेकेंडरी अल्काइलाइड्स में रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे कंबाइंड वे में होता है। कुछ प्रोडक्ट जो है वो SN1 मैकेनिज्म से बनता है, कुछ SN2 मैकेनिज्म से बनता है। एक मिनट में कमेंट्स देख लेता हूँ। तो हाय सर, ओडिशा कभी आओ। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा आऊंगा, उड़ीसा आऊंगा। थैंक यू। कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा हार्ड है सर, छोड़ दूं क्या? अरे मत छोड़ो यार, बहुत आसान है, टेंशन मत करो। मैं ना एक सेशन रखवा दूंगा आपके लिए, तुम टेंशन मत करो इस बात का, ठीक है? तुम ज्यादा ही लोड ले रहे हो जाएगा, बहुत इजी है कार्बन कंपाउंड, डोंट वरी, ठीक है? और क्या बोला है सर, कभी आओ उड़ीसा, आपके दीवान की बहुत, अरे थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा कभी उड़ीसा में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ठीक है चलो आते हैं टॉपिक पे फिर। ऑल राइट, सो ये हो गया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? अब आते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पे। SN1 क्या होता है? SN2 तो हमने देख लिया, हमने देखा SN2 परफॉर्म कैसे होता है, SN2 कौन से कंपाउंड्स में होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है? तो SN1 माने क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? प्लीज डोंट माइंड दिस पैच, ये ना फोटो लेते टाइम पे ही वो आई थिंक ट्यूबलाइट का फ्लैश आ गया था, इस पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। इधर H है और इधर H है, बस इतना ही है उस पे लिखा हुआ, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अभी आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यार ये वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ही जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप रहेगा उसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व रहेगा, ये तो समझ में आ गया। अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो रिएक्शन में जनरली क्या हम समझते हैं कि देखो ये टर्शरी ले लिया मैंने, ये जनरली टर्शरी में ही होता है, टर्शरी अल्काइलाइड्स में ही होता है। तो टर्शरी अल्काइलाइड मैंने ले लिया यहाँ पर, और हैलोजन है यहाँ पर एक, मैंने न्यूक्लियोफाइल लिया। अब यूजुअली वापस से वही होता है ना, हम लोग न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट कर देते हैं सील के जगह पे और सील को निकाल देते हैं, वही हुआ यहाँ पर। तो मैकेनिज्म तो बेसिकली, मैकेनिज्म हमको समझना है बट बेसिक यही चीज हुई है यहाँ पर, ठीक है? अब मैकेनिज्म पे आते हैं, तो सबसे पहले जरा ध्यान देना आप क्या क्या हो रहा है, ठीक है? प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब क्या हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है NH2 माइनस, NH2 माइनस जो है वो आगे से आता है अटैक करने के लिए ताकि वो कार्बन से कनेक्ट हो जाए, बट ये जो है ना Cl, ये क्या करता है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो भी तो नेगेटिव है, तो इसको वो आने नहीं देता, जिसके वजह से NH2 जो है पीछे से एंटर करने की कोशिश करता है। अभी पीछे से प्रॉब्लम क्या होता है जरा ध्यान दो, ये मॉलिक्यूल ऐसा है, देखो ये जो लिखा है ना, ये CH3CH3CH3CH3Cl, ये CH3CH3CH3CH3Cl ऐसा है। तो देख रहे हो ये CH3 ने कैसा पूरा लॉक कर दिया है, पीछे से भी अटैक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये पीछे से भी अटैक नहीं कर पाता, जिसके वजह से देयर इज नो अटैक, और ये अकेला का अकेला ही रह जाता है, ठीक है? बट इट रियलाइजेस कि मैं किसी और न्यूक्लियोफाइल के साथ कनेक्ट कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट, जिसके वजह से ये खुद ब खुद इस Cl के साथ बॉन्ड डिटैच करने लग जाता है, और वही स्टेप होता है स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में NH2 इन्वॉल्वमेंट है क्या? NH2 का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो गया NH2, मतलब न्यूक्लियोफाइल गया, नहीं इन्वॉल्व है। तो स्लो स्टेप में सिर्फ ये अकेला इन्वॉल्व है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट, और किसी रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है? तो एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है,
इसलिए इसको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। अब जरा देखो, ये इसको डिटैच कर दिया इसने, ट्रांजिशन स्टेट 1 बना दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही जो है पूरी तरह से Cl को हटा देगा और बनाएगा एक कार्बोकैटायन। प्रॉब्लम क्या है ना, Cl जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस बॉन्ड में कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो खुद लेके जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बना देता है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ये हो गया देखो पहला रिएक्शन। अब यही कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन अभी 120 डिग्री का एंगल बनाया इधर इधर और इधर, जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम नहीं है, अब हर साइड से खुला हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो 50% मॉलिक्यूल जो है वो पीछे वाले साइड से कनेक्ट हो जाते हैं NH2 के, NH2 को पीछे वाले से कनेक्ट कर देते हैं और 50% इसी NH2 को आगे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 2, जो आगे जाके 50% प्रोडक्ट बनाता है वो लेफ्ट साइड पे NH2 कनेक्ट करवा के, और 50% प्रोडक्ट बनाता है राइट साइड पे कनेक्ट करके। तो द प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। क्योंकि देखो ना, NH2 Cl के उल्टे बाजू पे लगा इसलिए इन्वर्जन हो गया, और यहाँ NH2 इसी साइड पे लगा जहाँ Cl लगा था सॉरी, इसलिए रिटेंशन हो गया। रिटेंशन मतलब वहीं पर रिटेंट हो गया, वैसे का वैसे ही बन गया। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये देखो, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, इसलिए इसको 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। देखो मैंने बोला था ना 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। सो यही मेथड है। तो इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाया क्या, नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1, देखो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों साइड से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर ट्रांजिशन स्टेट बना, सो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 2, एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। ये 5 स्टेप में हो गया रिएक्शन। ठीक है, अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी देखो, ये लेवल पे रिएक्टेंट की एनर्जी आप देख पा रहे हो, रिएक्टेंट की एनर्जी है। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 1 जो बना, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर चलेगा। फिर कार्बोकैटायन की एनर्जी कम है ट्रांजिशन स्टेट 1 से, बट रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कहीं आगे बढ़ गया। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 2 बना, ये वाला, जिसकी एनर्जी ज्यादा तो है, बट वो कार्बोकैटायन से ही ज्यादा है, बट ट्रांजिशन स्टेट 1 से नहीं। और फाइनली प्रोडक्ट बना जिसकी एनर्जी सबसे कम। तो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच। और वही रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट 1 के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा ई, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हो आप। बट ये E1 है और यहाँ पर E2 है, और यहाँ पर डेल्टा H1 भी बन जाता है। अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो नहीं लिखा H1 तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब आते हैं कि इनको मैकेनिज्म तो समझ गया, आप इसको लिखते कैसे हैं अभी दोनों के लिए। SN1 बोलो SN2 बोलो, दोनों के लिए लिखना कैसे। सबसे पहले तो आप लिख दो ये इनका मतलब, देखो तो मैंने लिखा भी है, ये जो सेक्शन है ये आपको फर्स्ट लिखना है। ये नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ये आपको फर्स्ट लिखना है। ये पहला लिखने के बाद ना आपको ये वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा सेकंड लिखना, दूसरे नंबर पे। ओके, उसके बाद ये जो लिस्ट है ना सारा कुछ, ये लिस्ट थर्ड लिख देना है। इसके बाद ये जो पूरा मैकेनिज्म आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको फोर्थ लिख दो। ठीक है, उसके साथ ये जो स्टेटमेंट है इसको फिफ्थ लिख दो आप चाहो तो, या तो इसको पहले भी लिख सकते हो, इट्स टोटली फाइन। एक मिनट, एक काम कर दो, रुको रुको। ये स्टेटमेंट जो है इसको थर्ड नंबर पे लिख दो, ये जो लिस्ट है इसको फोर्थ नंबर पे लिख दो, ये रिएक्शन को फिफ्थ नंबर पे लिख दो। इसका एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट आता है वो सिक्स्थ पे, और ये सेवेंथ पे, तो मैं सिक्स्थ इधर ही लिख देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आपको डिटेल बताना पड़ता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है इन शॉर्ट, एक छोटे से पैराग्राफ में। तो वो ये स्टेप्स लिखने के बाद एक पैराग्राफ लिख लें। ये ही मेथोडोलॉजी आप SN2 के लिए भी यूज करोगे। अब जरा आप ध्यान देना कि आपके वैसे ही स्टेप्स, जैसे यहाँ पर स्टेप्स बने ना, वही अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो SN1 SN2 के इसमें अगर कंपेयर करना हो आपको, तो वही 2 पॉइंट्स में डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हो, है ना। कौन सा अफजल, कौन सा वाला पॉइंट वापस समझाऊं, क्या समझ में नहीं आया बताओ जरा। तब तक मैं आगे ले रहा हूँ, आप बता दो तो मैं वापस बता देता हूँ, नहीं तो आप वीडियो पहले से भी देख सकते हो। ठीक है,
तो ये SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो होता क्या है ना, ये देखो सीधी सीधी बात है कि जहां पर आपका प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और टर्शरी कार्बन है, ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन से टर्शरी की तरफ आओगे तो यहाँ SN2 बहुत प्रमोट होता है और यहाँ SN1 बहुत प्रमोट होता है। उसी जगह पे अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम टर्शरी टू प्राइमरी, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोला SN1 जो है और यहाँ SN2 डोमिनेट करता है। दोनों साइड पे सेम ही लिखा है मैंने, बट मैंने क्यों लिखा है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है पूरा SN2 ही होगा, यहाँ पर दिख रहा है पूरा SN1 नहीं होगा, बट बीच वाले का क्या, इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ SN1 होता है और कुछ SN2 होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, SN2 का मतलब क्या होता है, SN2 का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसका सब्स्टिट्यूशन, माने एक को निकाल के दूसरे का बैठाना, किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, अगर उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब अगर मैंने क्लोरीन निकाल दिया है, हाइड्रोजन निकाल दिया, उस जगह पे दूसरा कोई बैठा दिया, कौन दूसरा, दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल बैठा दिया, तो मैंने एक न्यूक्लियोफाइल निकाल के दूसरे को उसकी जगह पे बैठा दिया, मतलब उसको सब्स्टिट्यूशन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। उसमें ही जब सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो उसके पहले लिया था मैंने लाइव लेक्चर, वो जरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्या रहता है। तो इसमें जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, माने दो रिएक्टेंट जब स्लो स्टेप या डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको SN2 बोलते हैं। अगर एक रिएक्टेंट है तो उसे SN1 बनेगा, ठीक है। और यही जो है आपका SN2 है और ये जो है आपका SN1 है, ठीक है। ऑलराइट, चलो रिटर्न आते हैं वापस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पे। उसी में ये लिस्ट जो है इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो मैंने जो 8-9 न्यूक्लियोफाइल्स लिख के जितने लिस्ट में, यहाँ पर सारे के सारे इन्वॉल्व है। देखो OH है, OR है, NH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C है, ONO है, NO2 है, NO C डबल बॉन्ड O R डैश। सारे के सारे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल मूव कर रहे हैं और वो आगे वाला कंपाउंड बन रहा है। तो ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे क्या है, ये सारे हैं अल्काइल हलाइड, ठीक है। ये सारे RX अल्काइल हलाइड है, बट जब ये रिएक्टेंट इनके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इतना ध्यान में रखो कि ये जो NaOH दिया है यहाँ पर, ये एक्वियस NaOH है, KOH भी हो सकता है, जहां पर भी Na है उस जगह पे K भी हो सकता है और K की जगह पे Na भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्काइल हलाइड से अल्कोहल बन रहा है, अल्काइल हलाइड से ईथर बन रहा है, अल्काइल हलाइड से अल्केन अमाइन बन रहा है, अल्काइल हलाइड से अल्केन नाइट्राइल बन रहा है, अल्काइल हलाइड से अल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है, अल्काइल हलाइड से अल्काइल नाइट्राइल बन रहा है, अल्काइल हलाइड से नाइट्रो अल्केन बन रहा है और अल्काइल हलाइड से ईस्टर भी बन रहा है। अलग 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 तरह के कंपाउंड एक ही अल्काइल हलाइड से बना सकते हैं हम। उसके साथ ये एज अ क्विक रिवीजन ही है आप लोगों के लिए, बिकॉज ये देखो यहाँ पर मैंने इनके नाम भी लिखे हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा कलर ग्रेड भी लगा के रखा है मैंने। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ ROH है, R का अल्केन आता है और OH का ऑल आता है। RO का अल्कोक्सी आएगा, R का अल्केन आएगा। ये तब होगा जब R इज स्मॉलर देन ग्रीन वाला R, समझो इसको R डैश कर दिया हमने। RNH2 मतलब अल्केन अमाइन। देखो ये सबका मैंने ऐसे नॉमेनक्लेचर कलर के हिसाब से किया है, दिस यू ऑल नो ऑलरेडी। इसमें अगर डिटेल में चले गया मैं तो फिर बहुत ही ज्यादा ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल में चाहिए आपको तो बोल देना, वी विल डिस्कस इन सम अदर लेक्चर, इसमें नहीं, ठीक है। तो इसमें बस एक कुछ यूनिक चीजें ध्यान में रखनी है। अगर मैंने पोटेशियम जो है C ट्रिपल बॉन्ड इनको कनेक्ट कर दिया है, अगर पोटेशियम को कनेक्ट करो मैं K को, तो वो साइनाइड बना रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है, मतलब अल्केन नाइट्राइल ही बना रहा है। बट अगर मैंने सिल्वर को कनेक्ट किया है साइनाइड के साथ तो फ्लिप हो जाता है पोजीशन एंड आइसोसाइनाइड बनता है, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर KNO2 K को अगर NO2 के साथ कनेक्ट करता हूं तो ONO ग्रुप जो है वो R के साथ कनेक्ट होता है, देखो ONO, और इसका IUPAC नेम होता है अल्काइल नाइट्राइट। ऑन द अदर हैंड अगर RX को मैं AgNO2 के साथ कनेक्ट करता हूँ NO2 के साथ, ठीक है, तो R के साथ कनेक्ट होकर ये नाइट्रो अल्केन में कनेक्ट हो जाता है। तो नेमिंग में देखो फर्क है, ये नाइट्रो अल्केन है अल्काइल नाइट्राइट।
लिखते टाइम दोनों को RNA2 लिखते हैं, बट नाइट्रो अल्केन में R के साथ N के थ्रू O2 कनेक्ट होता है, बट अल्काइल नाइट्राइट में R के साथ NO2 दिखता होगा, फिर भी O के थ्रू कनेक्ट होता है। देखो RONO, इसको अल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं, और एंड में ईस्टर भी बन जाता है। तो ये सारे कंपाउंड हम बना सकते हैं एक अकेले अल्काइल हैलाइड से बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, यही है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डिटेल में ये। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन विथ पहले एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या? दिस इज जनरली कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या? बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन का रिमूवल, मतलब ही बीटा एलिमिनेशन। ये दो जगह पे आपने देखा है, किधर देखा है? डीहाइड्रोएलिसिस जिसको बोलते हैं, और एक देखा है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। दोनों केसेस में अल्कीन्स ही बनते हैं। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स देखा है, और यहाँ पर आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देखा है। ठीक है, तो क्या होता है? जिस कार्बन पे आपका हैलोजन कनेक्टेड है वो होता है अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाला कार्बन जो होता है वो होता है बीटा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा और बीटा, अल्फा से तो हैलोजन निकल जाएगा और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। अभी ऐसे चेन्स होते हैं कार्बन के जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन होते हैं, उसमें बीटा में चेक करने का कि भाई दोनों बीटा सेम है या अलग है, तीनों बीटा सेम है अलग है। सेम है तो रिएक्शन में और प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, सारे सेम ही बनेंगे ना, सारे आईयूपीएसी नियम के हिसाब से तो सेम ही बनेंगे। बट अगर बीटा अलग अलग हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, और मल्टीपल अगर प्रोडक्ट्स बनते तो उसमें मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सिलेक्टेड बाय सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल क्या बोलता है कि मोर द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वुड बी मोर स्टेबल एंड मोर इजीली इट विल बी फाउंड। मतलब क्या है? जो अल्कीन होता है आपका, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना इसमें, तो इसके जो 4 बॉन्ड होते हैं, इसमें अगर चारों के चारों आर कनेक्टेड है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अगर ये मोस्ट स्टेबल है, इससे कम अगर स्टेबिलिटी देखना है तो 3 आर वाले आ जाएंगे। 3 आर वाले और एक ऐसा जाएगा, फिर दो आर, फिर 1 आर, फिर 0 आर, ऐसा। तो जो जिसमें सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रिमेंबर दैट। इसमें ऐसे चेन, इसका मतलब जो हमने बनाया है ये रिलेशनशिप, ये इसका एक चलता जाता है, मैंने बनाया नहीं आगे के। ठीक है, वो देखना डिटेल में तो रेस्पिरेटरी स्किल्स पे जाकर इसका आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर देख लो। इसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज वाला एक लेक्चर लिया अलग से, उसमें सेट्जेफ रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सेट्जेफ रूल के बेसिस पे ही प्रोडक्ट बनता है। और अगर मान लो एक, जैसे इसके केस में एक ही बीटा कार्बन है तो कोई टेंशन नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बट ये परफॉर्म करने के लिए, एलिमिनेशन परफॉर्म करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक यूनिक रिएक्टेंट की, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। जरा ध्यान दो, मैंने इसलिए तो उधर पिछले वाले स्लाइड में मैंने इसलिए मेंशन किया कि एक्वियस KOH है वहां पर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करवाना है तो वो एक्वियस करवाएगा। ठीक है, और अगर हमको करवाना है एलिमिनेशन तो अल्कोहलिक KOH, मतलब अल्कोहल में KOH डाल के मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना देते हैं, वो यूज होता है। ठीक है, मतलब इससे हम और एक चीज पे आ सकते हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड से अल्कीन्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये X जो है वो हैलोजन जो है वो K खींच लेता है, और H जो है बीटा कार्बन का जो H है, बीटा हाइड्रोजन, वो OH खींच लेता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ KX एंड H2। यह मैकेनिज्म बनाया हुआ। थर्ड आते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स आप फिर 11th में सीख चुके हो। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में इन्वॉल्व होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी होती है कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन बना पाता है, बट उसमें अल्केन सेल्फ वुड्स रिएक्शन जो होता है, मतलब खुद ही खुद रिएक्ट करने वाले जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले ही अल्काइल हैलाइड जनरेट होते हैं, सॉरी अल्केन जनरेट होते हैं। तो RX लिया, उसको एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वुड्स रिएक्शन में दो ही एक्टिव मेटल पॉसिबल होते हैं, एक होता है सोडियम या दूसरा होता है जिंक। उसमें भी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो उसको अगर 2 हैलोजन खींचने तो 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, और जिंक की वैलेंसी जो है 2 होती है, तो जिंक दोनों के दोनों हैलोजन एक साथ ही खींच लेता है। तो मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन का? RX जो है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, और वो फिर RX के साथ रिएक्ट करते हैं, तो 2 RX हो गए, तो 2 X हो गए। एक X एक सोडियम खींचता है, दूसरा X दूसरा सोडियम खींचता है, तो बचे क्या? NaX 2 बन जाएंगे। उस जगह पे जिंक लिया तो ZnX2 बन जाते दो। इधर X2 लिख दो, इधर X है तो X2 लिखना है ना।
देन Cl2 गलती से लिख दिया मैंने, तो ZnH2 बन गया। अब क्या हुआ, ये जो R दो साइड में बचे हैं वो तो अनस्टेबल है, तो दोनों R आपस में कनेक्ट हो जाके बना देते हैं एक अल्केन। जब दो अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं तो अल्केन ही बनता है। अब इमेजिन करो कि भाई दो अल्काइल ग्रुप है, इसके पास दोनों अल्काइल ग्रुप अभी सेम लेने पड़ते हैं यहाँ पर, बिकॉज एक सॉल्यूशन में मिक्सचर लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें हम लोग डालेंगे तो रिएक्शन के टाइम पे बहुत बार सेम सेम वाले रिएक्ट करते हैं, बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के ज्यादा होते हैं, तो आपस में एक साथ ही रिएक्ट कर रहे बोलो, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप है तो ये भी मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल कनेक्ट करके क्या बनाएंगे, इथेन, दो कार्बन वाला। अब समझो एक प्रोपाइल है दूसरा भी प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल प्रोपाइल ग्रुप रिएक्ट करके क्या बनेंगे, 6 कार्बन का हेक्सेन। ओके, तो आप 3 कार्बन लो, 5 कार्बन लो, 6 लो, 7 लो, सब में आप जब दोनों को कंबाइन करोगे तो बनने वाले जो हमारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा जो अल्केन बनेगा हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही बनेगा। एक ऑप्शन रहता है इसमें क्रॉस वुड्स रिएक्शन, जिसमें जैसे अगर आपको प्रोपेन फॉर्म करना है बाय क्रॉस वुड्स, बाय वुड्स रिएक्शन, तो एक आप मिथाइल हैलाइड ले लो, एक इथाइल हैलाइड ले लो, तो ये एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन कंबाइन होकर 3 बनाएंगे। बट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक मिथाइल का सेल्फ वुड्स होता है जिससे इथेन बनेगा, एक इथाइल का सेल्फ वुड्स होता है जिससे ब्यूटेन बनेगा, और एक इन दोनों का क्रॉस वुड्स रिएक्शन होगा जिससे बनेगा प्रोपेन। तो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर को सेपरेट करना ट्रस्ट में बहुत टीडियस जॉब है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाना है तो वी डोंट यूज वुड्स रिएक्शन, वी गो फॉर द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मेथड। ये जो मेथड है हम इस मेथड के लिए जाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड बोलते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, इसमें डायरेक्टली आरएक्स को रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम जाके इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में बैठ जाता है और बनाता है RMgX, जिसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का RX है और Mg बीच में आ गया, मेटल आ गया, इसलिए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो आपने 11th में सीखा हुआ है इसके आगे का रिएक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसके आगे के रिएक्शन में इतना दिया है कि ये जो RMgX है, अभी Mg और X का इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए MgX चिपक जाता है और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, R पे पार्शियल नेगेटिव। अगर आप इसको H2O से रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड H3O प्लस, तो H2O स्प्लिट होके बनाता है HNOH, OH माइनस H प्लस, बिकॉज ऑफ द एसिडिक कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, माइनस की तरफ जो है अपना प्लस चले जाएगा, मतलब ये R की तरफ अपना H चले जाएगा और MgX जो है वो H की तरफ चले जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ RH माने ही अल्केन, प्लस MgX को तो कनेक्टेड था और OH भी कनेक्ट कर दिया हमने। इस जगह पे H2O के जगह पे NH2 भी यूज कर सकते, NH3 भी यूज कर सकते हो। यू कैन गो फॉर 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और देख सकते हो, तो इससे डायरेक्टली अल्केन बना सकते हो। इसमें आप नोटिस करो जितना R है वही R पे सिर्फ H कनेक्ट हो रहा है, मतलब अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइल ग्रुप यहाँ यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जितने कार्बन का चाहिए उतने कार्बन का ही अल्काइल ग्रुप ले लो। प्रॉब्लम क्यों बोला मैंने, बिकॉज वुड्स रिएक्शन में वैसा नहीं होता। वुड्स में जो अगर आपको अल्केन 4 कार्बन का बनाना है तो अल्काइल 2 कार्बन का लेना पड़ेगा, बिकॉज डबल हो जाता है, राइट। ओके, तो ये हो गया सिर्फ वुड्स रिएक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, दोनों से अल्केन बन सकता है, मतलब अल्काइल हाइड्राइड से अल्केन भी बन सकता है, अल्काइल हाइड्राइड से अल्केन भी बन सकता है। हमने प्रूफ कर लिया और उसके पहले लिस्ट बना के दिया है मैंने आपको क्या क्या बन सकता है और अल्काइल हाइड्राइड से। आगे अगर मैं हेलोअरीन्स को मेटल के साथ रिएक्ट करता हूं तो दैट विल बी नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ वुड्स रिएक्शन ओनली। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ एक्टिव मेटल रिएक्ट कर रहा है और अल्कीन बना रहा है तो वो वुड्स रिएक्शन का है। तो अभी अल्काइल, इधर अगर मैंने अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाया किसको, बेंजीन रिंग को, तो ये अराइल ग्रुप हो गया, अल्काइल हो गया। तो अराइल ग्रुप का अथॉरिटी वुड्स के पास नहीं था, फिटिक के पास था। फिटिक ने वही रिएक्शन जो वुड्स ने अल्काइल में किया वही फिटिक ने किया इन रिंग कंपाउंड्स, इट इज इन अराइल ग्रुप। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स का कंट्रीब्यूशन है CH3Br का, मतलब RX का, और फिटिक का कंट्रीब्यूशन है अराइल ग्रुप के साथ हैलोजन कनेक्ट करने का। सेम ही रिएक्शन, को ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, बाय द वे एक्टिव मेटल्स के किसी भी रिएक्शन में ले लो ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देख लो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लिया है और एक अराइल हैलाइड लिया है, तो दोनों का Br निकल रहा है हेलोजन इसके एक्टिव मेटल के साथ, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका अल्काइल डेरिवेटिव मिल रहा है। किसका अल्काइल डेरिवेटिव मिल रहा है अपने को, बेंजीन का, मतलब ये टोल्यून बन गया। और अगर मैं दोनों के दोनों अराइल ग्रुप्स को रिएक्ट करूं तो वो फुल्ली फिटिक रिएक्शन होगा। यहाँ पर वुड्स का कंट्रीब्यूशन था कितना, अल्काइल हैलाइड का ना, इसलिए वुड्स फिटिक हो गया, ये वुड्स फिटिक, ये दोनों फिटिक का ही कंट्रीब्यूशन है, इसलिए फिटिक रिएक्शन। इसमें बाइफिनाइल बन रहा है, देखो
सीधी सी बात है। तो ये एक्टिव मेटल्स के साथ हुआ। इसके बाद हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स की बात करते हैं। हैलोअरीन्स माने क्या? हैलोअरीन्स का मतलब होता है कि आपका बेंजीन रिंग है, उसको एक हैलोजन कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ नया तो नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली हैलोअरीन्स का सब्स्टिट्यूशन माने बेंजीन रिंग में जो हैलोजन लगा हुआ है वो हैलोजन को हटा दो और उस हैलोजन की जगह पे लगा दो हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मेरे को OH को समझो, OH ही न्यूक्लियोफाइल है, उसको ही बिठाना है Cl की जगह पे। तो अगर मैं बेंजीन रिंग ले लूं और इसके साथ सिर्फ Cl है और इसको रिएक्ट करूं मैं NaOH के साथ, तो रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है रिएक्शन करना। देखो, हम हमेशा क्या समझते हैं कि चाहे बेंजीन रिंग जो है या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है वो इजीली रिएक्ट करते हैं या इजीली एडिशन करते हैं, बट बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल है। बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी ना, वो रिएक्शन नहीं करता ज्यादा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब मैं यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा? Cl जो है रेजोनेंस जनरेट करता है, जिसलिए जिस वजह से ना बेंजीन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बेंजीन Cl को छोड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है Cl और बेंजीन के बीच में। तो उसको अगर हटाना है तो हमको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगानी पड़ेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Cl का इफेक्ट इस रिंग पे कम होगा, इसलिए Cl निकलेगा। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन में NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो लगाया पैरा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू Cl, और ले लिया NaOH ले लिया, ताकि वो एक्वस NaOH, देखो ना एक्वस लिया, वाटर भी लिया एसिडिक कंडीशन में, और उसके साथ 433 केल्विन का टेम्परेचर दिया, काफी हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। और रिएक्शन करने के बाद Cl निकल के NaCl बन गया और OH लग गया। अब सेकेंड में अगर मैंने NO2 ग्रुप दो पोजीशन पे लगाया, दोनों पे, पैरा पे और एक ऑर्थो पे लगाया, तो देखो रिक्वायरमेंट ऑफ जो बेस था, जो यहाँ NOH था भी, वो एक्वस Na2CO3 हो गया, वीक बेस हो गया, और टेम्परेचर भी 30 केल्विन से कम हो गया। सिर्फ 403 केल्विन पे ही रिएक्शन हो रहा है, फटाक से वही हो रहा है, सिर्फ OH रिप्लेस हो रहा है और ये NO2 वैसे के वैसे ही। और थर्ड, अगर मैं तीनों पोजीशन पे लगा देता हूँ NO2 ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे, तो सिर्फ वाटर लेकर वार्म कर दिया ना, WAR में लिखा है मैंने यहाँ पर, सिर्फ वार्म कर दिया ना वाटर के साथ, H2 के साथ, तो भी रिएक्शन फटाक से हो रहा है अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ HC। तो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज तीनों ने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से विड्रॉ करके Cl का इफेक्ट पूरा खत्म कर दिया, इसलिए OH लग गया। यहाँ दोनों ने किया था, इसलिए थोड़ा इफेक्ट उसका कम हुआ था, और यहाँ एक ही नहीं किया था, इफेक्ट थोड़ा ज्यादा था। और यहाँ कोई भी नहीं अटैच था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट रिएक्शन करना पड़ता है, या आपको करना है रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसका, हैलोअरीन्स में हैलोजन का, तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अटैचमेंट करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा, तीनों पे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। नहीं तो एक पे किसी पे करोगे तो टाइम लगेगा, बस उतना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑफ रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। अब ये जो चीजें ना, छोड़ दो फिलहाल के लिए, ये मत देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी फोकस करो। इसके बाद जो है आता है लास्ट पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी का, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, अभी इलेक्ट्रोफिलिक में आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होने वाला है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका हैलोजन कहीं नहीं जाएगा, बट हैलोजन के साथ और चीजों का अटैचमेंट होगा। अब वो अटैचमेंट कैसे होगा जरा ध्यान दो। ये तो आपको दिखता होगा यहाँ पर, ये 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर लगा हुआ है C। इसके साथ 2Cl2 रिएक्ट करना चाह रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा मिक्सिंग हो गया तो मैं पेन से बना रहा हूँ, ये एरो मार्क है, और यहाँ पर FeCl3 है, उसके साथ डार्क भी दिया हुआ है, डार्क अंधेरा, डार्क कंडीशन जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हुए दिख रहे हैं हमको। एक बन रहा है आपका बेंजीन रिंग ही है, और सीधा सीधा जो Cl एक ऊपर कनेक्टेड था वो तो है ही है, नीचे भी और एक Cl लग गया, जो बनता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। और पास में एक बन रहा है जिसमें Cl ऊपर है और ऑर्थो पोजीशन पर लग गया है, जो बन रहा है माइनर प्रोडक्ट अलॉन्ग विद 2 HCl निकल रहा है। यही है हैलोजनेशन। तो हैलोजन जो है, हैलोजन ग्रुप जो है आपका Cl2, वो अटैच हो रहा है किस पे, पैरा पे हो रहा है या तो ऑर्थो पे हो रहा है,
इन दोनों पे उसका अटैचमेंट हो रहा है, और पैरा पे वाला जो है वो मेजर है बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल है, सिमेट्रिक है, और ऑर्थो पे जो हो रहा है वो माइनर प्रोडक्ट है बिकॉज वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल है ना, दोनों सीएल है, चार्जेस सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, इसलिए माइनर बनता है। ये हो गया हैलोजनेशन। सेकेंड आता है इसमें इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन। अभी अभी जैसे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ये FeCl3 की वजह से ना ये जो Cl2 है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। कैसे? FeCl3 ने Cl2 में से एक Cl खींच लिया और बना दिया FeCl4, और इसी FeCl4 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस एक Cl पे पॉजिटिव आ गया और वही Cl आके पैरा पे ऑर्थो पे आके कनेक्ट हो रहा है, इसलिए दो मॉलिक्यूल्स लिए इसके भी दो लिए ताकि दो अलग बन पाए अलॉन्ग विद 2HCl टू बी रिलीज्ड। 2HCl बन गया। ठीक है, वैसे ही नाइट्रेशन हो रहा है। अब नाइट्रेशन जब करते हैं तो नाइट्रिक एसिड लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। अब HNO3 जब लिया, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, HNO3 जब लिया तो HNO3 हमको पता है एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा और NO3 अलग से रिलीज करेगा, बट इस केस में वो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग H2SO4 यूज कर रहे हैं। तो H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है which forces HNO3 to split in a basic form। हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी देखी थी ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो उसमें क्या था, कॉन्जुगेट एसिड बेस बनता है ना, तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसके सामने वाला बेस की तरह बिहेव करता है, इसलिए HNO3 जो है OH माइनस और NO2 प्लस में स्प्लिट हो जाता है। अब जैसे ही NO2 में स्प्लिट होता है तो ये जो NO2 प्लस हो गया ना, तो या तो ये ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा या तो ये पैरा पे जाएगा, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे जाएगा। ऑर्थो पे चले जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बना दिया इसने, और पैरा पे चलेगा तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बना दिया। ये नाइट्रेशन हो गया, मतलब नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के केस में आप देखोगे सल्फो ग्रुप SO3H लगता है जब इसमें लेते हैं फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 मतलब ओलियम लेते हैं। अब जो जेई के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई कॉन्सेंट्रेट वे में सीरियस वे में किया था उनको ओलियम पता होगा। H2O लिया जाता है वाटर और उसमें डाल दिया जाता है SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को पंप किया जाता है, which results in formation of temporarily formation of H2SO4। अब इमेजिन करो एक्यूएस H2SO4 ऑलरेडी है मेरे पास, H2SO4 हाँ, उस एक्यूएस है मतलब पानी में बना, उसमें और भी मैंने SO3 डाल दिया, तो जो एक्यूएस वाले वाटर वाले मॉलिक्यूल थे वो फिर भी वापस H2SO4 बना देंगे ना। तो ये H2SO4 जो बनता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग H2SO4 में SO3 के एंट्रेंस के वजह से भी और H2SO4 बन रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो फ्यूमिंग H2SO4 का भी स्प्लिटिंग अलग होता है, जैसे OH माइनस और SO3H। तो SO3H जो है इलेक्ट्रोफाइल बनता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से वो इधर अटैक करेगा तो इधर करेगा, दो अलग प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल हैलाइड्स में, जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये आप हर जगह पे पढ़ चुके हो, 11th में भी पढ़ चुके हो, अभी 12th में इसमें भी है, आगे वाले चैप्टर में भी। फ्रीडल क्राफ्ट क्या करता है, दो चीजें आपको अलाउ करता है, या तो अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट अलाउ करता है टू द बेंजीन रिंग, या तो अराइल ग्रुप का अटैचमेंट करता है टू द अराइल नहीं सॉरी असाइल ग्रुप का अटैचमेंट करता है तो बेंजीन रिंग। असाइल मतलब RC डबल बॉन्ड हो और अल्काइल मतलब R। ठीक है, इसमें कंपलसरी होता है कि जो ग्रुप को तुमको अटैच करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उसको Cl लगा दो। जैसे अल्काइल ग्रुप को लगाना है तो RCl कर दो, और फिर वो रिएक्शन में बराबर R के साथ जुड़ जाएगा, R जो है आपके अराइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। असाइल ग्रुप लगाना है तो RC डबल बॉन्ड हो Cl, तो Cl निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जरा उस कंपलसरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 है, यहाँ CH3Cl लिया हुआ है देखो, और ये बेंजीन रिंग, तो CH3Cl का जो CH3 है पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और बिकॉज Cl इज नेगेटिव तो इस CH3 जो है या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे कनेक्ट होगा, दोनों में से। तो वही कनेक्शन में दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और +2HCl अल्काइलेशन हो गया, उस जगह पे असाइल ग्रुप ले लिया, असाइल क्लोराइड, यहाँ पर ये इथेनॉइल क्लोराइड हो गया, ये एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O6। तो CH3 C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जो है या तो पैरा पे या तो ऑर्थो पे कनेक्ट हो जाता है और Cl HCl के फॉर्म में निकलता है। देखो एसिटोफिनोन का ही डेरिवेटिव बन रहा है ना, यहाँ पर Cl भी लगा होगा तो एसिटोक्लोरोफिनोन बोल सकते हो आप। तो यही है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये दो हो गए क्लियर। यहाँ पर एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी सारे खत्म होते हैं, बट इस चैप्टर में और एक एडिशनल टॉपिक दिया हुआ है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन दिया था ना,
इसमें और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है और वही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी? ठीक है, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स ये वर्ड हम कब यूज करते हैं? लाइट के कंटेक्स्ट में जब भी रहा कुछ। whenever anything is in context of light it is called as optics और optical। जैसे लेंसेज हो गए, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, मिरर्स हो गए, ये ऑप्टिक डिवाइसेस है, ऑप्टिकल डिवाइसेस है। उसी तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी माने लाइट की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर लाइट की एक्टिविटी आई कहाँ से, इन्वॉल्व कहाँ से हुई? ठीक है, तो लाइट की एक्टिविटी समझने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन कलर लाइट में क्या फर्क है। तो ऑर्डिनरी लाइट, यूजुअली जो भी लाइट हो, चाहे ये ट्यूबलाइट जो ऊपर लगी हुई है वो हो या सनलाइट हो, ये जो लाइट्स होते हैं यूजुअली इनमें हमको पता है लाइट हैज ड्यूअल नेचर। उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी। वेव नेचर की वजह से वो ट्रैवल करता है और पार्टिकल नेचर की वजह से वो वाइब्रेट करता है या एनर्जी के पैकेट्स कैरी करते हैं जिनको फोटॉन्स बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट जो है हर डायरेक्शन में फोटॉन्स वाइब्रेट करते हैं उसमें। ऐसे भी वाइब्रेट करेंगे, ऊपर नीचे, साइड टू साइड भी वाइब्रेट करेंगे, क्रॉस भी करेंगे और ये क्रॉस भी करेंगे। तो ये जो है ना सामने से व्यू हो गया ऑर्डिनरी लाइट का। इट हैज फोटॉन्स टू वाइब्रेट इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब चार के चार या 8 डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले फोटॉन्स है, 4 5 6 8 जितने भी फोटॉन्स एक टाइम पे इसके पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ उसमें लाइट जो है घूम जाता है, रोटेट होता है। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, यही लाइट को सामने रखो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अब मैंने रोटेट कर दिया तो कोई फर्क है? अभी फर्क मैंने डायग्राम में एरर है इसलिए फर्क आपको दिखाई दे रहा है, बाकी कोई फर्क एक्चुअल में है ही नहीं इसमें। क्यों फर्क नहीं है? बिकॉज अभी भी तो ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब इसी को मैं वापस ले लेता हूँ क्या बन गया है? अब इसको मैं वापस लेता हूँ और घुमा देता हूँ। समझ लो मैंने ऐसा कर दिया। तो ये लाइट्स में वाइब्रेशन तो सिमिलर टाइप के है ना, तो ये सारे सेम हो गए, ऑल ऑफ देम आर सेम। पता नहीं चल रहा ना घुमा हुआ है नहीं है, सारे का वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में। नहीं समझ आ रहा? उसी को समझ में आने के लिए हम लाइट को, इसी ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं थ्रू अ पोलराइजर। एस लिख दो या जेड लिख दो, दोनों चलेगा। तो पोलराइजर क्या करता है, लाइट को पोलराइज करता है। पोलराइज मतलब एक पोल में लेकर आता है या एक वाइब्रेशन के डायरेक्शन में लेकर आता है। बहुत कॉमन पोलराइजर है जिसको बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। अभी आजकल तो बहुत निकोल्स प्रिज्म तो बहुत पुराना है, बुक में कभी कभी है, इसलिए बुक में कभी पूछते हैं एग्जाम में आपको। बट ये निकोल्स प्रिज्म जो है वो एक्चुअली कैसे बनता है ना, उसमें कैल्शियम कैल्साइड के 2 क्रिस्टल्स होते हैं इस तरह से, और उसको बीच में कनेक्ट करते हैं विद अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कनाडा बाल्सम। और जब लाइट इससे पास होती है तो पोलराइज हो जाती है। आजकल तो गॉगल्स भी आते हैं पोलराइजर, सनग्लासेस। ठीक है, तो पोलराइजर से जब पास किया तब लाइट जो है इसके जगह पे, मतलब ये नेचर है लाइट का, उस जगह पे लाइट के सारे डायरेक्शन के जो वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन टिकता है, वन डायरेक्शन। यही लाइट होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो अगर वो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो वो सॉल्यूशन लाइट को घुमाएगा, या तो राइट साइड में घुमाएगा या तो लेफ्ट साइड में घुमाएगा, माने रोटेट करेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कैसे होगा। यही लाइट है ना, अब यही लाइट को मैं 2 सॉल्यूशन से पास कर रहा हूँ। ये एक सॉल्यूशन है अपना, ये 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, अब लाइट इसमें से जब पास हुआ है तो इसका डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन का, रोटेशन का बोलो या जो भी बोलो, डायरेक्शन है वो वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, बट इस केस में
नीचे वाले केस में जब मैं पास करवा रहा हूँ लाइट, तो लाइट जो है वो वैसे का वैसे नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो चेंज जो है वो दो तरीकों का होता है, या तो लाइट ऐसे घूमेगी या तो लाइट ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस है। तो अगर लाइट रोटेट भी हो रही है ना, ओरिजिनल पोजीशन ऐसा था, तो ये तो राइट साइड पे घुमा और ये लेफ्ट साइड पे घूम गया। तो अगर लाइट घूम भी रही है ना, तो जो सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगर यही सब्सटेंस इधर हम देख रहे थे तो रोटेट नहीं हो रहा लाइट, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अगर समझो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने लाइट को राइट साइड में घुमा दिया, जैसे ये घुमा है, ये इस साइड में घुमा है ना, ये इधर पोजीशन था, ये ऐसे घूम गया, और इधर था इसका पोजीशन ऐसे घूम गया। तो अगर राइट साइड में घूम रहा है लाइट, तो राइट साइड वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर सकता है उसके ओरिजिनल पोजीशन से, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। और दूसरा टाइप का सब्सटेंस जो लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला, तो एल फॉर लेफ्ट आप याद रख सकते हो, और वैसे आप बोल सकते हो लेफ्ट माने लिवो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिवो। डेक्स्ट्रो लैटिन में होता है राइट, इसलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, लिवो रोटेटरी सब्सटेंस, दो अलग तरह के सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। आया समझ में? तो जो सब्सटेंस लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर थोड़ा वर्क किया गया, थोड़ा डिटेल देखा गया, तो उस डिटेल में देखा गया कि जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब उसमें कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है इट शुड हैव अ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए उसमें, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। माने क्या, एक कार्बन चार अलग ग्रुप्स को कनेक्ट हो जाए। चार अलग ग्रुप्स को जब एक कार्बन कनेक्ट हो, तभी ही हम लोग उस कार्बन को ऐसे स्टार मार्क करते हैं, और ये स्टार का मतलब होता है नहीं होता। हेलो 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 हेलो, ठीक है, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में शायद, इसीलिए दिक्कत हो गया। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो ये जो है ना, इसको कायरल कार्बन बोलते हैं, चिराल नहीं बोलते। बहुत टीचर्स भी चिराल बोल देते हैं गलती से। चिराल नहीं होता, ये कायरल होता है। ठीक है, कायरल कार्बन एटम। तो कायरल कार्बन एटम होना बहुत कंपलसरी है। अब ये चार अलग एटम्स होने की जरूरत नहीं है, एटम भी हो सकते हैं, चार अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये देखो, ये समझो एक हेलोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक मे बी ब्रोमीन तो हाइड्रोजन ही हुआ ना, मे बी एक OH है, और मे बी एक NH2 है। हाइड्रोजन की जगह पे भी आप ले लो Br। तो ये भी कायरल कार्बन एटम है, या इस जगह पे एक CH3 लगा दिया मैंने,
एक C2H5 लगा दिया मैंने, एक CHO लगा दिया मैंने, और एक COCH3 लगा दिया। ये भी कायरल कार्बन एटम है। बट एक चीज बस ध्यान में रखने की, कायरल कार्बन एटम के ऊपर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता। देखो चारों कार्बन ही हैं, इसके साथ कनेक्शन में ना चारों कार्बन है, स्टिल ये कायरल कार्बन क्यों है? बिकॉज ग्रुप्स अलग अलग है। ये भी कायरल है, ये भी कायरल। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यही कायरल कार्बन एटम में अगर एक समझो एक ग्रुप ले लेता हूँ, एक Cl ले लिया, H ले लिया, इधर CH3 ले लिया, और ये CH2CH3 ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज 2-chlorobutain। इसका जब मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो मिरर इमेज में क्या आएगा? CH3 CH2 C Cl H CH3। इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि ये एक फॉर्म दोनों में से होता है डी फॉर्म, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, आल्सो कॉल्ड एज प्लस फॉर्म, मतलब जो राइट साइड में लाइट को रोटेट कर सकता है। और दूसरा इसका ही मिरर इमेज जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एल फॉर्म, आल्सो नोन एज माइनस फॉर्म और लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो ये दो अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्म्स को बोला जाता है इनैंशोमर्स, मतलब D2-chlorobutain इज इनैंशोमर ऑफ L2-chlorobutain। ठीक है, और इसके साथ इनकी एक स्पेशलिटी होती है, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दीज बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है? ये जो दोनों के मिरर इमेजेस है ना, इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो कोई मैच नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक अवर हैंड, हमारे हाथ देखो, ये दो हैंड्स है मिरर इमेजेस से बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक के ऊपर एक रखता हूँ, तो क्या मैच कर रहे हैं? नहीं। तो एक कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होता है उसमें कभी भी आप नोटिस नहीं करोगे कि ये मैच होगा, हमेशा देयर बी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, रखने के बाद भी मैच नहीं हो रहे, तो वो हो जाते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल करके, तो वो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनका मिरर में हटा देता हूँ और मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ। देखो कहीं भी मैच नहीं कर रहा, सी इट्स नॉट मैचिंग। तो ये मैच नहीं करता है, इसी के वजह से हम लोग इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और इसी को बहुत बार रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के मैं कैसे, आपने 11th में सीखा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो मान लो ये है CH3 C Cl H CH2 CH3, ये है फिशर प्रोजेक्शन, इसका बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कार्बन जो मेन रिंग में रहते हैं उन कार्बन को हम लोग सिग्निफाई नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली लाइन बना देते हैं और उनके लिए क्रॉस बना देते हैं। ये कार्बन बीच में है, ये कार्बन बीच में, ठीक है। ये एक CH3 हो गया, ये एक CH3 हो गया, ये Cl, ये H, ये H, ये H, ऐसा बना देते हैं। या तो अगर आप इसी CH3 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं इसमें तो भी कर सकते हो, बट यूजुअली हम टॉप और बॉटम वाले इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि हम उसके फ्रंट और बैक दिखाते हैं। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा 11th में, तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बताया गया कि जो साइड्स में रखते हैं वो ऊपर की तरफ आने वाले ग्रुप्स रहते हैं, और जो ऊपर और नीचे रखते हैं वो पीछे की तरफ जाने वाले होते हैं, और जो सेंटर में होता है वो उसी प्लेन में रहने वाला बॉन्ड होता है। तो इसका मिरर इमेज अगर मैं बना देता हूँ तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? ये H हो जाएगा, सॉरी, ये H हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, CH3। सॉरी, थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा ऊपर आएगा, और यहाँ CH3। तो ये मिरर इमेजेस है। अब इसमें देखोगे तो एक ही कायरल सेंटर बन रहा है, ये वाला कायरल सेंटर बन रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने दोनों इनैंशोमर्स लिए, कौन से? ये आपका डी फॉर्म है, या आपका एल फॉर्म है। मैंने दोनों लिए, डी फॉर्म और एल फॉर्म लिया है, ठीक है, और एक साथ मिक्स कर दिया। तो मैंने क्या लिया? इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस लिया, किसका? डी एन एल फॉर्म का इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस एंड
इक्वल वॉल्यूम्स लिया ऑफ D and L forms of same optically active substance. अगर दोनों का डी और एल इक्वल फॉर्म्स लिया है, मतलब इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल वॉल्यूम्स में, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का लिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो मतलब डीएलएन फॉर्म लिखने की जगह पे आप इनैंशियोमर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इनैंशियोमर्स लिया जाए तो जो बनेगा सॉल्यूशन उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। नाउ व्हाट अबाउट रेसेमिक मिक्सचर? उसमें डी फॉर्म भी है, उसमें एल फॉर्म भी है, सेम सब्सटेंस का सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम वॉल्यूम सब कुछ सेम। तो सबसे पहले इमेजिन करो लाइट आया है ऐसा, ये लाइट अंदर आया, डी फॉर्म ने इसको क्या करते हैं राइट साइड पे रोटेट कर दिया ऐसा, डी फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन एल का सेम है ना, तो डी ने मान लो उसको 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, फिर वो एल फॉर्म के कांटेक्ट में आता है और एल फॉर्म ने उसको फिर 30 रिवर्स कर दिया, तो ये इस तरह से फिर हो गया। तो जो पहले स्ट्रेट था वो 30 राइट चले गया, फिर एल फॉर्म ने उसको फिर लेफ्ट कर दिया, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो लाइट बाहर निकलेगा वो स्ट्रेट होगा, फिर इसमें नो डिफ्लेक्शन होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसमें, ये ऐसा था ये ऐसे ही बाहर निकला। तो दिखने में हमने क्या किया कि दो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया। बट बात क्या होगी, जब लाइट फाइनली उसमें से निकल रही है, मतलब लाइट यहाँ से होके यहाँ से जब निकल रही है बाहर, तो इट इज शोइंग नो चेंज। सो देयरफॉर आई कैन से ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सीम्स टू शो और सीम्स टू बी optically inactive. Why? Due to internal compensation. सॉरी, इंटरनल तो इसमें होगा, नहीं नहीं इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। हम देखेंगे एक्सटर्नल का मतलब क्या। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल कंपेंसेशन? कंपेंसेशन माने क्या करना, बस करना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए वापस से फंड्स दे देना या बैलेंस करवाना। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो अलग सब्सटेंसेस है, एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे का मिक्स्ड है, तो एक्सटर्नली एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे, एक दूसरे की एक्टिविटी को रिवर्स कर रहे, वही एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन होता है, बट वो फिर भी मतलब कायरल कार्बन होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ CH3H एंड OH, इसका और एक कंपाउंड बना दिया जो OH है, CH3 है, H है। तो अभी समझो अगर मैं एक इमेजिनरी मिरर इनके बीच में बना दूं, तो इफ यू सी ये अंदर ही अंदर मिरर इमेजेस है, तो अगर इसने लाइट को ऐसा रोटेट किया तो ये जो है लाइट को उल्टा रोटेट करेगा फिर। तो मतलब पहले जो लाइट इधर था वो लाइट इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो फिर इसकी वजह से मतलब लाइट ऐसे करके ऐसे गया और फिर लाइट फिर घूम जाएगा, जो लाइट इधर से इधर घुमा था वो फिर लाइट सीधा हो जाएगा जो इधर से इधर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो नीचे वाले कैसे डिफरेंट, ऊपर वाले कैसे डिफरेंट, तो ये इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। बिकॉज सेम ही ग्रुप में, सेम ही कंपाउंड में दोनों हैं जो इंटरनली कंपेंसेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये है, तो बस आई थिंक दिस मेनी पॉइंट्स ओनली आर देयर, जिसमें ये लास्ट पॉइंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। एक कुछ आया है, देखते हैं। अविनाश सिंह सर, इतनी बढ़िया पर्सनालिटी पहली बार किसी टीचर की देखी है। आप आपको ही इस लाइन में ही नहीं मॉडलिंग करते। बंदे ने लिखा है सर आप मॉडलिंग कर लेते इस लाइन में क्यों आ गए? अरे भाई वो बात अभी है, अभी क्या कर सकते हैं, पसंद तो है टीचिंग, पढ़ाना पसंद है इसलिए आया मैं इस लाइन में, बाकी कुछ नहीं है। बट थैंक यू सो मच। ठीक है, सेइंग दिस हम स्टॉप करेंगे आज का। ये हैलोजन डेरिवेटिव्स पूरा हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने ले लिए हैं सारे। इसमें आपका इंट्रोडक्शन आया,
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने नहीं लिया बट वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ आ जाएगा आपका प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स का कंपैरिजन और उसके साथ उसके मैकेनिज्म्स पूरे डिटेल में, और फाइनली उसके साथ आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, हम मिलेंगे फिर। जल्दी मिलेंगे अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स के लिए। थैंक यू।